हेलो, नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री श्याम। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं सब अच्छे होंगे, सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी, सब अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। मैं आपको बता दूं मेरे बारे में थोड़ा सा। कुछ लोग जो पहले से पढ़े हुए हैं वो मेरे को जानते होंगे। तो मैं हितेश शेरावत, मैं आपको ज्योग्राफी पढ़ाऊंगा। और ज्योग्राफी में भी मैं आपको तीनों जो पोर्शन है, वो चाहे राजस्थान की ज्योग्राफी हो, इंडियन ज्योग्राफी हो, चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो, मैं तीनों पोर्शन आपको कवर करवाऊंगा। और हम बात करें राजस्थान के एग्ज़ाम्स की, चाहे वो एग्ज़ाम्स हों राजस्थान लोक सेवा आयोग का एग्ज़ाम हो, यानी कि आरपीएससी द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं, चाहे आरएमएसएसबी कर्मचारी चयन बोर्ड आयोग द्वारा जो भी एग्ज़ाम कंडक्ट कराए जाते हैं। आज के टाइम में राजस्थान में हर एग्ज़ाम में ज्योग्राफी का रोल अच्छा खासा रहता है। लगभग 15 से 22, 23, 25 के बीच में हम एवरेज लेके चलते हैं, तो हर एग्ज़ाम में इतने क्वेश्चन ज्योग्राफी के लिए देखने को मिलते हैं। और ज्योग्राफी में भी आज के टाइम में हर एग्जाम में तीनों ही ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे वो राजस्थान की ज्योग्राफी हो, चाहे वो भारत की ज्योग्राफी हो, और चाहे वो वर्ल्ड ज्योग्राफी हो। हर एग्जाम में तीनों से ही क्वेश्चन आते हैं। जैसे हम बात करें सीईटी ले लें, राजस्थान में 2 सीईटी हैं। 10+2 वाला हो गया, और जो नेक्स्ट है ग्रेजुएशन लेवल वाले की हम बात करें, चाहे वो कांस्टेबल का एग्ज़ाम हो, चाहे पीएसआई का एग्ज़ाम हो, चाहे आरएएस का एग्ज़ाम हो, सभी में तीनों ज्योग्राफी पूछी जाती हैं। तो हम बारी बारी से तीनों ज्योग्राफी पे चर्चा करेंगे। तो मैं एक बार बता देता हूँ मेरे बारे में। मैं हितेश शेरावत, जो कि लास्ट 2 ईयर से डिफरेंस डिफरेंस इंस्टीट्यूट में ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। और मैं आपको यहाँ पे वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और राजस्थान ज्योग्राफी तीनों को बारी बारी से कवर करवाऊँगा। और यहाँ पे हम बहुत ही सरल और आसान भाषा में चीज़ों को देखेंगे, उस हिसाब से देखेंगे कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से हम किस तरीके से चीज़ों को याद कर सकते हैं, कौन सी एग्ज़ाम के हिसाब से कौन सा जो पॉइंट है इम्पोर्टेंट है। तो हम बिल्कुल मिनिमम लो लेवल से सीखते हुए, कि जैसे अपने को कुछ भी नहीं आता है वहाँ से लेके और टॉप लेवल तक हम उसको लेके जाएंगे। उसको में टॉप लेवल में हम बात करें तो आर से हम स्टार्ट करेंगे टॉप का, और नीचे मिनिमम जाएं तो हम, चाहे वो कांस्टेबल का हो, चाहे वो सीईटी 10+2 वाला हो, उन सभी के लिए ये जो क्लासें रहेंगी वो सभी के लिए समान रूप से उपयोगी रहेंगी, क्योंकि ज्योग्राफी का पोर्शन सभी में इक्वल ही रहता है। आज के टाइम में एग्ज़ाम का नाम अलग अलग होता है, लेकिन सभी के लिए वो बराबर, मतलब जो लेवल होता है वो सभी में क्वेश्चन का बराबर ही पूछा जाता है। तो एक बार हम थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन कर लेते हैं। आज हम इस क्लास में ओनली थोड़ा सिलेबस का डिस्कशन करेंगे, और हम थोड़ा देखेंगे कि नेक्स्ट आने वाले 2 महीने में हम किस तरीके से अपने सिलेबस को कवर करेंगे। तो चलिए हम एक बार चर्चा कर लेते हैं सिलेबस पे। तो जैसे कि हम बात करें तो अपने जो टॉप का एग्ज़ाम है, हम बात करते हैं आरएस का। आरएस के सिलेबस के अकॉर्डिंग हम बात करें तो एक बार अगर हम आरएस का सिलेबस कवर कर लेते हैं, तो उसके बाद में जो ये मान के चलिए कि लगभग हर एग्ज़ाम का जो ज्योग्राफी का पोर्शन है वो कवर हो जाता है। तो उसके बाद में चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो, चाहे वो दिल्ली पे वो क्या बोलते हैं कांस्टेबल से लेके सीईटी से लेके, चाहे वो पुलिस सब इंस्पेक्टर का हो, महिला एएसआई का हो, चाहे वो फिर और भी कोई एग्ज़ाम हो जो राजस्थान गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराए जाते हैं, वो सब इसमें कवर हो जाएंगे। तो हम बात करते हैं कि ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी को के 3 पार्ट हमको पढ़ने होते हैं राजस्थान में। सबसे पहला होता है वर्ल्ड ज्योग्राफी का, दूसरा होता है इंडियन ज्योग्राफी, और तीसरी जो ज्योग्राफी होती है राजस्थान की ज्योग्राफी। तो एक बार हम सिलेबस की चर्चा करें तो जैसे कि, और ये जो सिलेबस जो दे रखा है आरएस का, हम बात करें तो बिल्कुल कॉमन सिलेबस है, हर एग्जाम में पूछा जाएगा। तो हम इसी के पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस को कवर करते हुए चलेंगे। एक बार सिलेबस देख लेते हैं हम। विश्व के भूगोल में देखें तो सिलेबस में हमें कुल मिला के 4 या 5 पॉइंट पढ़ने होते हैं। जैसे कि पहला जो पॉइंट है, प्रमुख स्थलाकृतियां हैं, पर्वत, पठार, मैदान एवं मरुस्थल, एक कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में आता ही आता है। इसके अंदर हमें लगभग जो अपने 7 महाद्वीप है उसके बारे में कॉमन जानकारी होनी चाहिए, और साथ में इनको आरएस के पॉइंट ऑफ व्यू से थोड़ा सा एक्स्ट्रा हम अलग चीज़ों को देख लेंगे। तो पहला टॉपिक अपना इसमें रहता है कि प्रमुख स्थलाकृतियां हो जाएंगी। उसके बाद में अपना जो दूसरा टॉपिक होता है प्रमुख नदियां और झीलें, ये भी कॉमन ही है। एक फिर नेक्स्ट तीसरा होता है इसमें कृषि के प्रकार। हमें विश्व में डिफरेंट डिफरेंट भागों में अलग अलग जो कृषि की जाती है उसे अलग अलग नाम से जो जाना जाता है वो चीज़ें हमें देखनी है।
उसके बाद में नेक्स्ट टॉपिक होता है प्रमुख औद्योगिक प्रदेश। ये भी एक कॉमन टॉपिक है जो हर एग्जाम में ही पूछा जाता है। नेक्स्ट जो पांचवा टॉपिक है पर्यावरणीय मुद्दे, ये एक ऐसा टॉपिक है जो ओनली थोड़ा आरएस के पर्पज से है, बाकी एग्जाम में बहुत ही कम ना के बराबर क्वेश्चन आते हैं। तो ऊपर के जो चार टॉपिक हैं कॉमन हो गए, चाहे वो हम बात करें पीएसआई की, बात करें महिला एएसआई की, सभी में पूछे जाएंगे। उसके अलावा जो चौथा है वो आरएस के पर्पज से, लेकिन हम कवर पांचों को करें। तो हमें कुल मिला के ये जो पांच टॉपिक हैं ये विश्व के भूगोल में पढ़ने होंगे। उसके बाद हम बात करें भारत के भूगोल में, तो भारत के भूगोल में भी हमें सेम वही कॉमन ही चीज़ें हैं जो हर एग्जाम के लिए उपयोगी रहेंगी। एक नंबर पे हम बात करें प्रमुख स्थलाकृतियाँ, यानी कि भारत के भौतिक स्वरूप के बारे में हमें पढ़ना है। उसमें हमें पर्वत, पठार, मैदान और ये जो टॉपिक है ये कवर करने हैं। कुल मिला के एक शब्द में कहें तो हमें भारत का भौतिक प्रदेश या भौतिक स्वरूप वाला जो चैप्टर है वो पूरा पढ़ना है। उसके बाद में हमें नंबर 2 पे पढ़ना है मानसून तंत्र एवं वर्षा का वितरण। तो हम ये कहें तो इसको जलवायु वाला जो टॉपिक है इसको कवर करना है नंबर 2 पे। नंबर 3 पे हमारा हो जाएगा अपवाह तंत्र, कहें या हम कहते हैं नदियाँ एवं झीलों वाला जो टॉपिक है वो पढ़ना है। नंबर 4 पे प्रमुख फसलें, 5 पे प्रमुख खनिज। फसलों में भी हमें क्या दे रखा है, गेहूँ, चावल, कपास, गन्ना, चाय एवं कॉफ़ी। और तो ये फसलें हमें पढ़नी हैं जो कि हर एग्जाम के लिए उपयोगी हैं, चाहे वो बात करें आरएस की करें या चाहे हम बात करें पीएसआई की या महिला एएसआई की या सीईटी की बात करें, उनमें सभी में सेम ही टॉपिक दे रखे हैं। उसके बाद में खनिज हमें पढ़ने हैं, धात्विक, अधात्विक और ऊर्जा खनिज, ये सभी हमें पढ़ने हैं। उसके बाद में हम बात करें ऊर्जा संसाधनों की, परंपरागत और गैर परंपरागत ऊर्जा संसाधन। उसके बाद में हमें औद्योगिक प्रदेश और नेक्स्ट जो हमारा है राजमार्ग और प्रमुख परिवहन गलियारे हमें पढ़ने हैं। कुल मिला के हम बात करें तो भारत के जो भूगोल है, भारत के भूगोल में हमें 8 टॉपिक पढ़ने हैं, 5 विश्व के भूगोल में, 8 भारत के भूगोल में। उसके बाद में हम नेक्स्ट बात करें राजस्थान के भूगोल में, तो राजस्थान के भूगोल में हमें पहला जो टॉपिक होता है भूआकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं। लेकिन इसमें सबसे पहले हमें एक सामान्य परिचय भी पढ़ना होगा, क्योंकि राजस्थान में जो ज्योग्राफी का उथल पुथल हो रहा है, जिले और नए संभाग बन रहे हैं, उनको देखते हुए हम पहला जो अपना टॉपिक रहेगा सामान्य परिचय रहेगा राजस्थान का। और राजस्थान में जिलों को लेकर आप कंफ्यूज ना हो, नए जिले और संभाग बने हैं उनको देखते हुए कंफ्यूज नहीं होना है। उनके लिए जब तक मार्केट में चाहे वो ऑफिशियल किताबें नहीं आ जाती हैं, चाहे वो एनसीईआरटी की बात करें, राजस्थान बोर्ड की किताबों की बात करें और हम हिंदी ग्रंथ अकादमी की किताबों की बात करें, जब तक उसमें डाटा अपडेट नहीं हो जाता है तो उसमें तब तक के लिए अपने को जो ये नए जिले और संभाग बने हैं इनके बारे में एक तो करंट के पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन आएंगे, और जो एक पहला जो चैप्टर रहेगा सामान्य परिचय वाला उसमें ही बस परिवर्तन होगा। आगे के जो चैप्टर आएंगे जब तक ऑफिशियल किताबों में डाटा अपडेट नहीं हो जाता है तब तक हमें जो पुराना वाला जो ज्योग्राफी है उसी के हिसाब से हमें पढ़ना होगा। तो इसमें हम कुल मिला के सामान्य परिचय, राजस्थान के सामान्य परिचय से हम शुरुआत करेंगे। और उसके बाद में दूसरा जो हो जाएगा भौतिक प्रदेश हो जाएगा, तीसरा जलवायु हो जाएगा, चौथा जो नदियाँ और झीलें हो जाएगा यानी कि अपवाह तंत्र हो जाएगा, पांचवा वनस्पति और मृदा हो जाएगा, छठा प्रमुख फसलें हो जाएंगी। वही फसलें हमें बार बार पढ़नी पड़ रही हैं, कृषि और फसलें, तो हम इसको इस हिसाब से पढ़ेंगे कि सभी के लिए कॉमन होती चलें, चीज़ों को एक दूसरे से रिलेट करते हुए। ये कृषि हम विश्व के भूगोल में भी पढ़ रहे हैं, भारत के भूगोल में भी पढ़ रहे हैं, और कृषि एवं प्रमुख फसलें जो कि राजस्थान के, तीनों में पढ़ रहे हैं। और हर एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि हर एग्जाम में पूछा ही जाता है। उसके बाद में प्रमुख उद्योग हमें पढ़ना है जो कि 7वां टॉपिक होगा, प्रमुख सिंचाई परियोजनाएं और जल संरक्षण तकनीकें 8वां। उसके बाद जनसंख्या पढ़नी है हमें जो कि 9वां टॉपिक होगा हमारा। और 10वां जो है खनिज, धात्विक और अधात्विक खनिज हो जाएगा। 11वां ऊर्जा संसाधन हो जाएगा। 12वीं की बात करें जैव विविधता और संरक्षण हो जाएगा। और 13वां जो हमारा टॉपिक होगा पर्यटन स्थल और परिपथ। तो कुल मिला के हम बात करें तो जो 5 टॉपिक हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी के, 8 टॉपिक हैं भारत के भूगोल के हो जाएंगे। और उसके बाद में हम बात करें तो लगभग 11 जो टॉपिक बनते हैं वो अपने राजस्थान के भूगोल में हो जाएंगे। तो हम क्रम से बारी बारी से इनको पढ़ेंगे और लगभग हम मान के चलें तो 100 से 110 घंटे के आसपास में हम इस पूरे सिलेबस को कवर करेंगे। और इसको कवर करने के लिए हम अगर घंटों की बात करें तो कितने कितने समय में इसको डिवाइड करेंगे, हम मान सकते हैं कि लगभग 40 से लगभग
40 घंटे के आसपास में हम राजस्थान के भूगोल को कवर करेंगे और लगभग सेम ही 40-45 घंटों में 40 से 50 हम इसको लेके चलेंगे, जो कि राजस्थान का भूगोल रहेगा। और लगभग सेम ही 40 जो आवर रहेंगे, 40 घंटे हम देंगे भारत के भूगोल को, और लगभग 15 से 20 जो घंटे का अपना जो सिलेबस रहेगा, जो कि विश्व का भूगोल है, उसको हम 15 से 20 घंटों में उसे कवर करेंगे। तो आने वाले जो नेक्स्ट 2 मंथ हैं, नेक्स्ट 2 मंथ में हम शुरुआत करेंगे। तो सबसे पहले हम कवर करते हैं लगभग 40 से 50 घंटों में, 50 घंटों का अपन एवरेज लेके चलते हैं। तो 50 घंटों में हम सबसे पहले कवर करेंगे राजस्थान के भूगोल को, क्योंकि राजस्थान का भूगोल से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद 2 नंबर पे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो भारत के भूगोल से लगभग हर एग्ज़ाम में 5 से 7 क्वेश्चन रहते हैं, चाहे वो छोटा हो या बड़ा एग्ज़ाम हो, कोई भी हो। उसके बाद में उसके बाद में तीसरे नंबर पे वर्ल्ड का जो भूगोल है, विश्व का जो भूगोल है, उससे सबसे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चनों के प्रीफरेंस को देखते हुए उसी क्रम में हम जो भूगोल है उसको कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजस्थान का भूगोल फर्स्ट नंबर पे, नंबर 2 पे हम पढ़ेंगे भारत का भूगोल, और नंबर 3 पे हम पढ़ेंगे विश्व का भूगोल। और ये जो तीनों का सिलेबस है, लगभग हम इसको 2 से ढाई महीने में कवर करेंगे। और जो हम समय इसमें लेंगे, लगभग 100 से 110 या 15 घंटे के आसपास का हम इसमें समय लेके चलेंगे। और इस दौरान हम बिल्कुल लो लेवल से, जो पहली बार जो स्टूडेंट पढ़ रहा है उसको भी समझ में आ जाए, और जो एडवांस लेवल तक का जो पढ़ चुका है उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर होते चले जाएं, उसी हिसाब से हम चीज़ों को पढ़ेंगे। तो सबसे पहले चलिए हम शुरुआत करेंगे राजस्थान के भूगोल से करेंगे। तो राजस्थान के भूगोल के बारे में हमने बता दिया कि सबसे पहले हम राजस्थान के भूगोल में सामान्य परिचय से शुरुआत करेंगे। तो एक बार हम देख लेते हैं सामान्य परिचय में हम क्या क्या चीज़ें पढ़ेंगे। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि राजस्थान का सामान्य परिचय से हमें शुरुआत करनी है। तो राजस्थान के सामान्य परिचय में हमें 5 जो बिंदु हैं वो देखने होंगे क्रम से, बारी बारी से। 5 बिंदु हम कौन कौन से पढ़ेंगे राजस्थान के सामान्य परिचय कहें या हम चैप्टर नंबर 1 कहें, तो उसमें सबसे पहला जो हमारा रहेगा, हम राजस्थान के नामकरण के बारे में देखेंगे। राजस्थान को अलग अलग कालों में किस नाम से पुकारा गया था, ये जो वर्तमान भूभाग है राजस्थान का, इसको किस काल में किस नाम से और किसने किस नाम से पुकारा था और किस नाम से इसे संबोधित किया गया था। तो वो चीज़ें हमें नामकरण में देखनी होंगी। लगभग 8 से 9 नाम हैं जो कि हमें देखने होंगे नामकरण में, और वो याद करने हैं। लगभग ये मान के चलिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो हर एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद में हम नामकरण देखने के बाद में नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान की स्थिति देखेंगे। राजस्थान की स्थिति के बारे में हम देखेंगे, विश्व में राजस्थान की स्थिति क्या है, एशिया में राजस्थान की स्थिति क्या है, भारत में राजस्थान की स्थिति क्या है, ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति पूछ ली जाए तो क्या रहेगी। तो ये जो सब चीज़ें हैं हम राजस्थान की स्थिति में देखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट रहेगा विस्तार वाला, विस्तार एवं क्षेत्रफल। राजस्थान का विस्तार कितना है, क्षेत्रफल कितना है, राजस्थान के क्षेत्रफल का विश्व में कितना योगदान है, भारत में कितना योगदान है, अन्य देशों की तुलना में राजस्थान का जो क्षेत्रफल है वो कितना गुना है। ये सब चीज़ें हम विस्तार और क्षेत्रफल में देखेंगे। और उसके बाद हम नेक्स्ट देखेंगे राजस्थान की सीमाएं देखेंगे। राजस्थान की कुल सीमा की लंबाई कितनी है, कुल स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है, उसके बाद में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सीमा कितनी है, उसके बाद में अंतर्राज्यीय सीमा कितनी है, कितनों राज्यों के साथ राजस्थान की सीमा लगती है, वो सब चीज़ें हम इस बिंदु में देखेंगे। उसके बाद में हम नेक्स्ट जो अपना 5वां बिंदु इस चैप्टर में रहेगा वो संभागीय, जिला एवं संभागीय व्यवस्था देखेंगे। जिला और संभागीय व्यवस्था में हम जिला और संभागों का स्टार्टिंग से लेके वर्तमान तक का ऐतिहासिक स्वरूप देखेंगे, किस क्रम में जिलों का गठन हुआ, संभागों का गठन हुआ। वर्तमान में 50 जिले और 10 संभागों का गठन हो चुका है, और इसके अलावा 3 नए जिलों की घोषणा हो चुकी है, जो कि अभी घोषणा ही की गई है, वो अभी लागू नहीं हुए हैं। तो जब तक लागू नहीं हो जाती, अधिसूचना नहीं आ जाती है उनकी, तब तक हम 50 के अकॉर्डिंग ही ज्योग्राफी को लेके चलेंगे और 50 के अकॉर्डिंग ही पढ़ेंगे। और इस चैप्टर में भी हम देखें तो जो स्टार्टिंग के जो 4 पॉइंट हैं, नामकरण, स्थिति, विस्तार एवं क्षेत्रफल, जो 4 स्टार्टिंग के जो 3 पॉइंट हैं वो सेम ही रहेंगे। जो आज से पहले, मतलब 50 जिलों वाला राजस्थान बनने से पहले जो ज्योग्राफी होती थी उसमें जो चीज़ें थी और इसमें जो है सेम ही रहेंगी, इनमें कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ है अभी भी। और 50 जिले बनने और संभाग बनने से सीमाएं और संभागीय और जिला व्यवस्था में परिवर्तन हुआ है,
तो वो हम अपडेटेड डाटा के अनुसार वो चीज़ें हम देखेंगे। तो चलिए हम शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम नामकरण से शुरुआत कर लेते हैं, राजस्थान के नामकरण के बारे में क्या क्या मत रहे हैं। तो अलग अलग काल में राजस्थान के नामकरण के विषय में अलग अलग मत रहे हैं। हम सबसे पहले बात कर लेते हैं, एक ब्रह्मव्रत नाम से राजस्थान को पुकारा जाता था। ब्रह्मव्रत नाम से राजस्थान को कब पुकारा जाता था? तो वैदिक काल में राजस्थान को, या क्वेश्चन ये पूछ लिया जाए कि वैदिक काल में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था, तो क्वेश्चन का आंसर हमारा क्या रहेगा? ब्रह्मव्रत। राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? ब्रह्मव्रत। उसके बाद हम नेक्स्ट बात करें मरुकांतर। मरुकांतर मरुकांतर नाम किसने प्रयोग किया था राजस्थान के लिए? तो वाल्मीकि ने अपनी रामायण में राजस्थान को क्या कहा था? मरुकांतर कहा था। और या क्वेश्चन ये हो सकता है कि वाल्मीकृत रामायण में राजस्थान को किस नाम से जाना जाता था? तो अपना क्या रहेगा? मरुकांतर रहेगा। उसके बाद अपना नेक्स्ट आता है राजस्थान्यादित्य। राजस्थान्यादित्य शब्द का उल्लेख कहाँ मिलता है? बसंतगढ़ शिलालेख में, सिरोही में मिलता है, जो कि कब का है? 682 विक्रम संवत का शिलालेख है। इसमें राजस्थान को क्या नाम दिया गया था? राजस्थान्यादित्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बार बार एग्जाम में पूछा जाता है। ये वाला अपने को याद रखना है कि राजस्थान्यादित्य राजस्थान के लिए जो शब्द का उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है, ये सबसे प्राचीन उल्लेख है। तो ये हमें याद रखना है, बसंतगढ़ शिलालेख सिरोही में मिलता है। उसके बाद में हम नेक्स्ट देखें तो राजपुताना शब्द का प्रयोग किसने किया था पहली बार? तो राजपुताना शब्द का प्रयोग हमें दो रूप में देखना है। पहली बार एक तो मौखिक रूप से प्रयोग किया गया था। तो मौखिक रूप से राजपुताना शब्द का प्रयोग वर्ष 1800 में किया गया था। वर्ष 1800 में किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। राजपुताना मौखिक रूप से वर्ष 1800 में किसने प्रयोग किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था। ठीक है। उसके बाद में हम राजपुताना का जो प्रयोग है लिखित रूप से प्रयोग किसने किया था? ये 1505 नहीं, सॉरी 1805 है। हम इसको, ये मिस्टेक है, टाइपिंग मिस्टेक, इसको सही कर लेते हैं। 1805 में विलियम फ्रैंकलिन ने राजपुताना का लिखित प्रयोग पहली बार किसने किया था? वर्ष 1805 में किसने किया था? विलियम फ्रैंकलिन ने किया था। ठीक है, ये हमें याद रखना है। उसके बाद में नेक्स्ट हम देखते हैं रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान, ये तीन शब्दों का प्रयोग किसने किया था राजस्थान के लिए? इन तीन शब्दों का प्रयोग वर्ष 1829 में किसने कर लिया था? कर्नल जेम्स टोड ने, जिसे घोड़े वाला बाबा भी कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में राजस्थान के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया था? रजवाड़ा, रायथान और राजस्थान। रजवाड़ा राजाओं की भूमि, राजस्थान राजाओं का स्थान हो गया। तो इसी को देखते हुए इन्होंने राजस्थान के लिए ये शब्द प्रयोग किए। और इन शब्दों का प्रयोग कहाँ किया था? इन्होंने सबसे पहले अपनी पुस्तक में लिखित प्रयोग किया था। एनल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान नाम से इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी। उस पुस्तक में ये तीनों नाम वर्णित मिलते हैं। उसके अलावा ये जो पुस्तक है, इसका जो अन्य नाम है, वो अन्य नाम क्या हो जाएगा? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया किसकी पुस्तक है? कर्नल जेम्स टोड की। और इसमें क्या नाम मिलता है? राजस्थान नाम का प्रयोग हुआ है। उसके बाद में हम राजस्थान के संदर्भ में देखें तो एक नाम आता है पूर्वी राजस्थान संघ। क्या आता है? पूर्वी राजस्थान संघ। पूर्वी राजस्थान संघ शब्द कब आया था? 25 मार्च 1948 को पूर्वी राजस्थान संघ जो शब्द है इसका निर्माण हुआ। और ये कब हुआ था? एकीकरण के दूसरे चरण में इस शब्द का प्रयोग किया गया। कब किया गया था? एकीकरण के दूसरे चरण में कौन से शब्द का प्रयोग हुआ? पूर्वी राजस्थान संघ। कब हुआ? 25 मार्च 1948 को हुआ। उसके बाद में हम नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान। राजस्थान की जो शब्द है इसको 26 जनवरी 1950 को, जो कि एकीकरण का कौन सा छठा चरण था? एकीकरण के छठवें चरण में कब? 26 जनवरी 1950 को राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता मिली थी। ठीक है, संवैधानिक मान्यता मिल गई। उसके बाद में हम बात करें राजस्थान शब्द को राज्य का दर्जा कब दिया गया था? तो नेक्स्ट देखें तो 1 नवंबर 1956 को एकीकरण के 7वें चरण में राजस्थान को राज्य के रूप में दर्जा दिया गया। तो ये जो नीचे के जो तीन नाम है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अपने को याद रखना है। पहला क्या रहेगा? पूर्वी राजस्थान संघ शब्द कब यूज में लिया गया? तो ये क्या था? 25 मार्च 1948। 25 मार्च 1948 को प्रयोग में लिया गया। ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें राजस्थान शब्द को संवैधानिक मान्यता कब मिली थी? बात की जाए संवैधानिक मान्यता राजस्थान शब्द को दी गई थी 26 जनवरी 1950 को। ये अपने को याद रखना है। उसके बाद में राजस्थान शब्द जो है राजस्थान को राज्य के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो वो मिली थी 1 नवंबर 1956 को।
ये जो तीनों तिथियां हैं अपने को याद रखनी है। उसके अलावा 3 तिथियां याद रखनी है। उसके अलावा जो ऊपर के जो नाम है वो अपने को याद रखने हैं। ब्रह्मव्रत कब कहा गया? वैदिक काल में राजस्थान को ब्रह्मव्रत कहा गया। मरुकांतर राजस्थान को कब कहा गया? मरुकांतर कहा गया वाल्मीकिकृत रामायण में, या रामायण में राजस्थान को मरुकांतर कहा गया। राजस्थान्यादित्य कब कहा गया? बसंतगढ़ शिलालेख में राजस्थान को क्या कहा गया? राजस्थान्यादित्य कहा गया। राजपुताना शब्द का मौखिक रूप से प्रयोग पहली बार किसने किया था? जॉर्ज थॉमस ने किया था मौखिक रूप से। लेकिन लिखित रूप में पहली बार प्रयोग किसने किया था? तो वो किया था विलियम फ्रैंकलिन ने। कब किया था? 1805 में। उसके बाद में राजस्थान, रजवाड़ा, रायथान, इन शब्दों का प्रयोग राजस्थान के लिए किसने किया था? कर्नल जेम्स टोड ने किया था। और उसके बाद में ये जो 3 शब्द हैं ये अपने को याद ही रखने हैं। इनकी डेट पूछी जाती है बारी बारी से। पूर्वी राजस्थान संघ कौन से चरण में? दूसरे चरण में। एकीकरण के दूसरे चरण में कब आया था? 25 मार्च 1948 को। उसके बाद राजस्थान शब्द को वैधानिक मान्यता कब मिली थी? तो एकीकरण के 6वें चरण में 26 जनवरी 1950 को। और उसके बाद में हम बात करें तो राजस्थान जो शब्द है उसको राज्य के रूप में मान्यता कब मिली थी? तो वो मिली थी 1 नवंबर 1956 को मिली थी। तो ये जो है पॉइंट आप समझ गए होंगे। बहुत नामकरण के बारे में जो ये 7 से 8 जो पॉइंट है आप अच्छे से समझ गए होंगे। एक बार इनको देख लेना, या तो एक बार इनका स्क्रीनशॉट ले लें आप, और इनकी पीडीएफ भी आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। तो ये आपको याद रखने हैं, बार बार पूछे जाते हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, राजस्थान की स्थिति के बारे में देख लेते हैं। मुख्य रूप से एग्जाम में 4 तरीके से राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है। एक तो ये अक्षांशीय या देशांतरीय आधार पर राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है, या हम कहें ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति पूछी जाती है। दूसरा विश्व में पूछी जाती है राजस्थान की स्थिति क्या है। तीसरा एशिया में, और जो चौथा है भारत में। तो वो एक बार हम देख लेते हैं चारों जो स्थितियां रहेंगी। तो हम यहाँ पर अगर बात करें राजस्थान की स्थिति, सबसे पहले हम ग्लोब पर देख लेते हैं। ये ग्लोब है, और ग्लोब पर हम अगर बात करें तो ये ऊपर की तरफ जो हो जाएगा ये 0 डिग्री भूमध्य रेखा हो जाएगी। ऊपर ये 23.5 डिग्री कर्क रेखा हो जाएगी। नीचे ये 23.5 डिग्री मकर रेखा हो जाएगी। इन सब चीज़ों से सभी भली भांति परिचित होंगे। और हम बात करें विश्व में, यानी कि ग्लोब पर अक्सर पूछी जाती है राजस्थान की स्थिति। हम कहें तो ग्लोब पर कहाँ पर है? तो ये यहाँ पे राजस्थान है, ये देख लेते हैं हम ऊपर की तरफ में। तो ये कहाँ पर है? इधर देखें तो उत्तर हो गया, इधर पूर्व हो गया, तो ये उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहेगा राजस्थान। ग्लोब पर अगर बात की जाए तो राजस्थान की स्थिति कहाँ रहेगी? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहेगी। और ये सेम अगर चेंज करके पूछ ले कि विश्व में राजस्थान की स्थिति की हम बात करें, तो वही सेम जो राजस्थान की स्थिति है उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में रहेगी। बात करें, ये उत्तरी गोलार्ध हो गया, उत्तरी गोलार्ध में दिशा कौन सी होगी? पूर्वी दिशा हो जाएगी। और जो ये नीचे का जो गोलार्ध है ये दक्षिणी गोलार्ध कहलाता है। ऊपर वाला भूमध्य रेखा से ऊपर वाला उत्तरी गोलार्ध कहलाता है। तो विश्व में राजस्थान की स्थिति की बात करें तो कहाँ हो जाएगी? उत्तर पूर्व दिशा में। कौन सी दिशा में? उत्तर पूर्व में। हम बात कर लेते हैं एशिया में। एशिया में अगर हम बात करें तो कहाँ पे हो जाएगी? ये वही सेम हो गया, उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। तो एशिया नहीं, सॉरी, गोलार्ध तो वही सेम ही रहेगा, क्योंकि एशिया उत्तरी गोलार्ध में है। लेकिन हम स्थिति की बात करें तो कहाँ पे हो जाएगी? एशिया के संदर्भ में अगर पूछा जाए तो राजस्थान, जैसे अगर हम मान के चलें ये एशिया है, तो जो राजस्थान की स्थिति है लगभग यहाँ इसके आसपास पाई जाती है। ये भारत है, भारत में इधर राजस्थान पाया जाता है। तो एशिया में जो राजस्थान की स्थिति की बात करें तो हमें क्या बताना है? एशिया में दक्षिण पश्चिम में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे रहेगी? दक्षिण पश्चिम में। और बात करें अगर हम भारत के संदर्भ में अगर बात करते हैं, भारत के संदर्भ में कुछ इस तरीके से अगर हम मान के चलें, ये भारत का मैप है, तो कुछ यहाँ पे राजस्थान पाया जाता है, और वही सेम यहाँ पे दिखा रखा है। तो राजस्थान, भारत में राजस्थान की स्थिति कहाँ पे हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा में। कौन सी दिशा में हो जाएगी? उत्तर पश्चिम दिशा में। तो ये हमें राजस्थान की स्थिति के बारे में ये 4 जो फैक्ट हैं अपने को याद रखने हैं, जो बार बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। एक बार इनको हम दोबारा से देख लेते हैं। ग्लोब पर राजस्थान की स्थिति कहाँ पर है? उत्तरी पूर्वी गोलार्ध में है, ठीक है। अगर बात करें विश्व में किस दिशा में राजस्थान की स्थिति है, तो कहाँ पे है? उत्तर पूर्व दिशा में है, ठीक है, ये याद रखना है। एशिया में हम बात करें तो कहाँ पर है? एशिया में दक्षिण पश्चिम में। और भारत में हम बात करें तो कहाँ पे हो जाएगी? उत्तर पश्चिम में। ये एक डायग्राम है, इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें, चाहे इसकी पीडीएफ भी आपको अवेलेबल हो जाएगी।
तो इस डायग्राम को एक या दो बार आप देखेंगे, एक बार अपने हाथ से बना के देख लेना, चार घोड़े बना के उसमें राजस्थान की स्थिति को एक बार हम दर्शाएंगे तो आसानी से ये चीज़ें याद हो जाएंगी। ठीक है, उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं। स्थिति के बाद हम बात करें राजस्थान के विस्तार की, हम बात कर लेते हैं। तो बात करें तो राजस्थान का जो विस्तार है, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो अक्षांशीय जो विस्तार है राजस्थान का 23-3 से 30-12 उत्तरी अक्षांशों के मध्य, और ये 69-30 पूर्वी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतरों के मध्य है। क्या है, अपने को क्या याद रखना है, 23-3 से 30-12 तक राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा, 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश के मध्य हो जाएगा। और देशांतरीय विस्तार की हम बात करें तो 69-30 जो पूर्वी देशांतर है, 69-30 पूर्वी देशांतर से लेके 78-17 पूर्वी देशांतर के मध्य हो जाएगा। ये फैक्चुअल डाटा हैं जो अपने को याद रखने पड़ेंगे और लगभग सभी को पता भी होगा इसके बारे में। नहीं है तो एक बार हम देख लेते हैं, याद रखना है कितना है, 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश के मध्य हो जाएगा। ये अपने को दो बिंदु इसमें याद रखने हैं, उत्तरी अक्षांश से उत्तरी अक्षांश तक ही चलेगा और पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक ही चलेगा। क्योंकि अगर एग्जाम में जब क्वेश्चन पूछा जाता है, 4 ऑप्शन दिए जाते हैं राजस्थान की स्थिति के बारे में, राजस्थान के विस्तार के बारे में, अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार पूछता है तो वो दे देता है कि 23-3 उत्तरी अक्षांश से, एक ऑप्शन दे दिया 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश दे दिया। ठीक है, उत्तरी अक्षांश हो गया। ठीक है, लेकिन ये पूर्वी देशांतर में क्या करता है, 69-30 पश्चिमी देशांतर से 78-17 पूर्वी देशांतर, ये क्या करता है, पश्चिम और पूर्व में देशांतरों में कंफ्यूज कर देता है स्टूडेंट को। तो अपने को वो चीजें अपने को उसमें कंफ्यूज नहीं होना है। अपने को क्या चीजें याद रखनी है कि जो उत्तर से उत्तर में रहेगा और पूर्व से पूर्व में रहेगा, पश्चिम का कोई लेना देना नहीं होगा देशांतरीय, राजस्थान के देशांतरीय विस्तार में। ठीक है, और दक्षिण और पश्चिम का कुछ भी लेना देना नहीं होगा, अपने को ये चीजें याद रखनी है। और जो क्या रहेगा, विस्तार 23-3 उत्तरी अक्षांश से 30-12 उत्तरी अक्षांश रहेगा और देशांतरीय विस्तार पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर के मध्य ही रहेगा। और ये जो डाटा है ये अपने को याद रखना है, 69-30 से 78-17, 23-3 से 30-12। और हम बात करें इसके बाद में, नेक्स्ट हम अगर बात करते हैं इनका जो अंतिम बिंदु है, राजस्थान का जो अंतिम बिंदु है, उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, कोणागांव गंगानगर तहसील हो जाएगी। ठीक है, गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में। और सबसे दक्षिणतम बिंदु की अगर हम बात करें तो कौन सा गांव हो जाएगा, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा हो जाएगा। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। बात करें हम राजस्थान के सबसे पूर्वी बिंदु की तो ये क्या हो जाएगा, सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर, क्या हो जाएगा, सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर। और बात करें सबसे पश्चिमी बिंदु की अगर हम बात करते हैं तो सबसे पश्चिमी बिंदु क्या हो जाएगा, कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर। ठीक है, ये चीज अपने को याद हो गई होंगी। अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, अक्षांशीय विस्तार उत्तर से उत्तर में रहेगा और देशांतरीय विस्तार जो है पूर्वी देशांतर से पूर्वी देशांतर तक ही रहेगा, ये याद रखना है। दूसरा जो उत्तरी और दक्षिणी बिंदु, उत्तरी बिंदु क्या हो जाएगा, कोणागांव गंगानगर, दक्षिणी बिंदु बोरकुंड गांव बांसवाड़ा। उसके बाद में पूर्वी बिंदु सिलाना गांव धौलपुर और पश्चिमी कटरा गांव जैसलमेर। ठीक है, उसके बाद में हम इसका बात करें उत्तर से दक्षिण में राजस्थान की लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 826 किलोमीटर हो जाएगी। और पूर्व से पश्चिम में ये इस वाली लंबाई की हम बात करें तो ये कितनी हो जाएगी, 869 किलोमीटर हो जाएगी। ठीक है, ये चीज़ भी अपने को याद रखनी है। और जो राजस्थान में जहाँ पे का जो मध्य गांव है वो क्या हो जाएगा, लंपोलाई नागौर, ये भी अपने को याद रखना है, लंपोलाई नागौर। तीसरा पॉइंट क्या याद रखना है अपने को इस मैप में, अपने को तीसरा पॉइंट ये याद रखना है कि जो राजस्थान में कर्क रेखा की लंबाई है वो लगभग कितनी है, कर्क रेखा की लंबाई, तो ये 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा कहाँ से गुजर रही है, डूंगरपुर बांसवाड़ा से। तो ये कर्क रेखा की लंबाई राजस्थान में लगभग 26 किलोमीटर है, 26 किलोमीटर। ठीक है, ये अपने को याद रखना है। उसके बाद चलिए हम नेक्स्ट देख लेते हैं राजस्थान का अक्षांशीय देशांतरीय विस्तार, ये अपन ने देख लिया।
राजस्थान का अक्षांशीय विस्तार 23,3 उत्तरी अक्षांश से 30,12 उत्तरी अक्षांशों के मध्य है, और जबकि देशांतरीय विस्तार कितना है 69,30 पूर्वी से 78,17 पूर्वी देशांतर के मध्य। अक्षांशीय विस्तार में अंतर कितना पाया जाता है राजस्थान में 60 डिग्री 9 मिनट का अंतर पाया जाता है, और जबकि देशांतरीय विस्तार में अंतर कितना पाया जाता है 8 डिग्री 47 मिनट का अंतर पाया जाता है। लगभग हम बात करें तो 9 डिग्री का राजस्थान में देशांतरीय अंतर पाया जाता है। ठीक है, अब हम बात करें पृथ्वी जो है 1 डिग्री देशांतर घूमने में लगभग कितना समय लेती है, 4 मिनट का समय लेती है। तो इसी प्रकार राजस्थान का जो विस्तार है कितने देशांतरों में है, 9 देशांतरों में फैला हुआ है। लगभग हम बात करें 8 डिग्री 47 मिनट में फैला हुआ है, यानी कि 9 देशांतरों में फैला हुआ है। तो 9 डिग्री जो देशांतर है, राजस्थान का देशांतरीय विस्तार 8 डिग्री 47 मिनट लगभग 9 डिग्री में फैला हुआ है। तो इसलिए 9 डिग्री देशांतर घूमने में पृथ्वी को कितना समय लगता है 35 मिनट 8 सेकंड, लगभग कहें तो हम 36 मिनट का समय लगता है। और इसी 36 मिनट के अंतराल के कारण ही राजस्थान में पूर्वी बिंदु और जो पश्चिमी बिंदु पर जो सूर्योदय होने में जो लगभग अंतर पाया जाता है वो 36 मिनट का पाया जाता है। किस कारण से पाया जाता है, पृथ्वी की इसी गति के कारण जो देशांतर घूमने में पृथ्वी जो समय लेती है 36 मिनट का। यानी कि जो धौलपुर का जो सबसे पूर्वी जो बिंदु है, ये जो सबसे पूर्वी बिंदु है धौलपुर का सिलाना गांव का, इसमें सूर्योदय अगर 8 बजे हो रहा है, हम मान के चलें एवरेज सुबह मॉर्निंग में 8 बजे सूर्योदय होता है, तो जैसलमेर के जो कटरा गांव है, कटरा गांव में 8:36 पे सूर्योदय होगा। तो ये सूर्योदय होने का जो समय है ये 36 मिनट का अंतराल पाया जाता है। और सीधा क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है राजस्थान में सबसे पहले सूर्योदय कहाँ होता है, तो वो होता है धौलपुर में, और सबसे बाद में सूर्योदय कहाँ दिखाई देता है, तो वो दिखाई देता है जैसलमेर में। ठीक है, ये चीज़ अपने को याद रखनी है। और ये अंतराल याद रखना है अपने को, कितना अंतराल पाया जाता है 36 मिनट का अंतराल पाया जाता है। कितना 35 मिनट 8 सेकंड का, किसमें पूर्वी और पश्चिमी बिंदु में कितना समय अंतराल पाया जाता है 35 मिनट 8 सेकंड का हमें अंतराल पाया जाता है। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, ये चीज़ें हमने देख ली। राजस्थान का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा था, गंगानगर तहसील गंगानगर में, जबकि सबसे दक्षिण बिंदु कौन सा है, बोरकुंड गांव कुशलगढ़ तहसील बांसवाड़ा में है। और सबसे पूर्वी बिंदु ये सिलावट नहीं सिलाना है, सिलाना गांव राजखेड़ा तहसील धौलपुर में, जबकि सबसे पश्चिमी बिंदु कटरा गांव सम तहसील जैसलमेर में। ये सब चीज़ें हम देख चुके हैं, पढ़ चुके हैं। उसके बाद हम नेक्स्ट देख लेते हैं, राजस्थान के क्षेत्रफल के बारे में हमें देखना है। राजस्थान का हमें क्षेत्रफल जो है वो देखना है। क्षेत्रफल की हम बात करें तो कितना है 3,42,239, ये तो किस में हो जाएगा, किलोमीटर स्क्वायर में हो जाएगा। उसके बाद वर्ग मील में पूछ ले तो कितना हो जाएगा 1,32,140, ये हो जाएगा मील स्क्वायर में राजस्थान का क्षेत्रफल। और उसके बाद में हम बात करें तो भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान के क्षेत्रफल का कितना योगदान है, तो वो चीज़ हम देखें तो कितना हो जाएगा 10.41% का भारत के क्षेत्रफल में राजस्थान का योगदान रहेगा। तो क्षेत्रफल के 3 पॉइंट हमें याद रखने हैं, किलोमीटर स्क्वायर में 3,42,239 किलोमीटर। ठीक है, उसके बाद में वर्ग मील में पूछे तो कितना हो जाएगा 1,32,140 वर्ग मील स्क्वायर। और भारत के क्षेत्रफल में योगदान पूछे तो 10.41%, और विश्व के क्षेत्र में अगर योगदान पूछ ले तो लगभग कितना हो जाएगा 0.25%। विश्व के क्षेत्रफल में योगदान 0.25% रहेगा। और ये राजस्थान का क्षेत्रफल हो जाएगा। उसके बाद में हम देख लेते हैं राजस्थान का जो क्षेत्रफल है, लगभग हम बात करें तो किसके बराबर है, जर्मनी के क्षेत्रफल के लगभग बराबर रहेगा। एक जो अन्य देश है चेकोस्लोवाकिया, उसके का जो क्षेत्रफल है उसके बराबर रहेगा। ठीक है, ये राजस्थान का क्षेत्रफल हमने देख लिया। उसके बाद हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय सीमा की बात करें तो जैसे हम बात करें तो अगर ये कुल पूरा संपूर्ण राजस्थान है तो इसकी जो संपूर्ण सीमा की लंबाई है वो कितनी हो जाएगी, अंतर्राष्ट्रीय प्लस अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई 5,920 किलोमीटर। किलोमीटर की लंबाई है संपूर्ण जो अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय जो सीमा की लंबाई कितनी 5,920 किलोमीटर। अब इसको हम डिवाइड करें अंतर्राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय,
बात करें हम राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा की लंबाई की बात करें तो कितनी हो जाएगी, 1070 किलोमीटर। और बात करें अंतर्राज्यीय सीमा की लंबाई तो 4850 किलोमीटर हो जाएगी। ये अपने को याद रखना है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे वर्तमान में कितने जिले लग रहे हैं, वर्तमान में 50 जिलों का गठन होने के बाद में और 10 संभागों का गठन होने के बाद में राजस्थान के लगभग के 6 जिले हैं जो कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे लगते हैं। कौन कौन से 6 जिले हैं हम नेक्स्ट में मैप में देख लेंगे, मैप में देखेंगे। चलिए एक बार देख लेते हैं हम। बात करें ये जो यहाँ से लेकर यहाँ तक जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है, ठीक है, तो ये जो 6 जिले हैं पाकिस्तान, राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ लगते हैं और ये 1070 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय जो रेखा है वो बनाते हैं। तो कौन से 6 जिले लग रहे हैं, गंगानगर हो गया पहला, दूसरा अनूपगढ़ हो गया, तीसरा बीकानेर हो गया, चौथा फलौदी हो गया, पांचवा जैसलमेर हो गया और छठा कौन सा है, बाड़मेर। ये 6 जिले हैं जो कि राजस्थान के अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ में अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाते हैं। उसके अलावा हम नेक्स्ट बात करें अंतर्राज्यीय सीमाओं की, तो राजस्थान जो है 5 राज्यों के साथ अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है। 5 राज्य कौन कौन से हो जाएंगे, पंजाब, हरियाणा, यूपी, एमपी और गुजरात। इन 5 राज्यों के साथ सीमा बनाता है। तो जो राजस्थान है, राजस्थान के 2 जिले पंजाब के 2 जिलों के साथ 89 किलोमीटर लंबी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करते हैं। ये अपने को याद रखना है। कौन कौन से 2 जिले, गंगानगर और हनुमानगढ़। उसके बाद हम बात करें हरियाणा के साथ में, तो राजस्थान के 8 जिले हरियाणा के 7 जिलों के साथ कितनी सीमा बनाते हैं, 1262 किलोमीटर लंबी सीमा बनाते हैं। ये देख लेते हैं हम। पंजाब के साथ कितनी सीमा लगती है, 89 किलोमीटर, हरियाणा के साथ 1262 किलोमीटर। ये हमने देख ली। राजस्थान के 8 जिले, कौन कौन से 8 जिले लगते हैं, देखें तो हनुमानगढ़, चूरू, झुंझुनू, नीम का थाना, कोटपुतली बहरोड, खैरतल तिजारा, अलवर और डीग। ये जो 8 जिले हैं जो कि हरियाणा के साथ सीमा बनाएंगे। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करें यूपी के साथ में राजस्थान की सीमा लगती है 877 किलोमीटर लंबी, ठीक है। राजस्थान के 3 जिले यूपी के 2 जिलों के साथ कितनी सीमा बनाते हैं, 877 किलोमीटर। कौन कौन से 3 जिले राजस्थान के लगते हैं, डीग, भरतपुर और धौलपुर। ये अपने को याद रखना है। उसके बाद हम बात करें राजस्थान की सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा लगती है किसके साथ, मध्य प्रदेश के साथ में। कितनी लगती है, 1600 किलोमीटर की, ठीक है। कौन कौन से जिले सीमा बनाते हैं, धौलपुर, करौली, उसके बाद में बात करें बारां, झालावाड़, उसके बाद में हम बात करें भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। ये जो 10 जिले हैं राजस्थान के 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ, ये यहाँ पे लिखा हुआ है 10 जिले मध्य प्रदेश के 10 जिलों के साथ। इस मैप का आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या टेलीग्राम ग्रुप में भी इसकी PDF जाएगी तो उसमें ये मैप आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद कितनी हुई, मध्य प्रदेश के साथ 1600 किलोमीटर। नेक्स्ट हम बात करते हैं गुजरात के साथ। गुजरात के साथ राजस्थान की सीमा कितनी लगती है, 1022 किलोमीटर की सीमा लगती है। ये अपने को देखना है। और कितने जिले लगते हैं, राजस्थान के 6 जिले गुजरात के 6 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। 6 जिले राजस्थान के कौन कौन से हुए, नंबर 1 बाड़मेर, अगला जो नेक्स्ट है नवीनतम गठित जिला सांचौर, उसके बाद में सिरोही, उदयपुर, उसके बाद में डूंगरपुर और बांसवाड़ा। ये 6 जिले हो गए जो कि गुजरात के साथ सीमा बनाते हैं राजस्थान के। तो राजस्थान किस राज्य के साथ सबसे कम अंतर्राज्यीय सीमा बनाता है, तो पंजाब के साथ 89 किलोमीटर की बनाता है। और पूछा जाए सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा किस राज्य के साथ बनाता है, तो क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश के साथ बनाता है। ये चीज हमने देख ली है। मैप का थोड़ा अध्ययन करना है। ये जो मैप है नवीनतम 50 जिलों के आधार पर है और आगे भविष्य में जब तक 53 जिलों की अधिसूचना नहीं आ जाती है तब तक हम 50 जिलों के आधार पर ही ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। और क्योंकि अभी कोई संभावना ही नहीं है कि जो 53 नए जिले हैं उनका गठन हो पाएगा, क्योंकि आज से आचार संहिता लागू हो चुकी है। और जब कोई नेक्स्ट गवर्नमेंट आएगी, अगर सेम गवर्नमेंट आती है तो कोई प्रोसेस हो सकती है, अगर नेक्स्ट गवर्नमेंट आती है तो वो उस पर डिपेंड करेगा, वो बनाना चाहे ना बनाना चाहे, ठीक है। ये चीज़ें अपने को ध्यान रखनी है। तो अपन जो भी आगे अध्ययन करेंगे 50 जिलों और 10 संभागों के आधार पर संपूर्ण ज्योग्राफी का अध्ययन करते हुए चलेंगे। और इनका जो इफेक्ट पड़ेगा वो नॉर्मली फर्स्ट चैप्टर में ही रहेगा। आगे जो चैप्टर रहेंगे उनमें इतना कोई इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा ज्योग्राफी में, क्योंकि हम जब तक ऑफिशियल डाटा अपडेट नहीं हो जाता है तब तक हम
पुराना जो पैटर्न रहेगा, पुराना जो भौगोलिक प्रदेश रहेंगे, उसी के आधार पर अध्ययन करेंगे। हम किसी गाइड या और चीज़ों को लेके उनमें हेर फेर नहीं करेंगे, क्योंकि वो ऑफिशियल डाटा नहीं है, गवर्नमेंट के लिए मान्य नहीं है। हम उसको कोर्ट में चैलेंज नहीं कर सकते उन चीज़ों को। तो जब तक नया डाटा नहीं आ जाता, हम पुराने जो डाटा रहेगा उसी के बेस पे हम अध्ययन करते रहेंगे। और वो कोई घबराने की बात नहीं है कि जो नए ज़िले बन गए हैं तो उनसे कोई इतना डिफरेंस नहीं होगा, क्योंकि आंतरिक संरचना में परिवर्तन हुआ है तो हम उसका परिवर्तन कर देंगे। जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं उसके नीचे 2-2 लाइन छोड़ते चलना आप, उसमें बाद में हम ऐड करा देंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें हमने देख ली हैं। राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा हमने देख ली। 6 जिले, राजस्थान के 6 जिले पाकिस्तान के 9 जिलों के साथ सीमा बनाते हैं। कौन कौन से हैं राजस्थान के 6 जिले? गंगानगर हो गया, अनूपगढ़, बीकानेर, फलोदी, जैसलमेर, बाड़मेर। ठीक है, एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पे सबसे नज़दीक जिला मुख्यालय कौन सा है, तो ये पूछा जाए तो अनूपगढ़ हो जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सर्वाधिक नज़दीक जिला मुख्यालय अनूपगढ़। और सबसे दूरस्थ जिला मुख्यालय की हम बात करें तो हो जाएगा बीकानेर। और बात करें सबसे अधिक अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा जिला बनाता है, तो वो कौन सा रहेगा? जैसलमेर। और बात करें सबसे कम अंतर्राष्ट्रीय सीमा कौन सा बनाएगा, तो वो रहेगा फलोदी बनाता है। और इसी तरीके से पाकिस्तान के ज़िलों की बात करें तो पाकिस्तान के ये 9 ज़िले हैं। कौन सा? भावलनगर, बहावलपुर, रहीम यार खान, ये रहीम यार खान है, रहीम यार खान, ये घोटकी, रहीम यार खान, घोटकी, सुकूर, खैरपुर, संगर, अमरकोट और थारपारकर। ये 9 जिले हैं। इनमें अगर पाकिस्तान में पूछा जाए तो पाकिस्तान का कौन सा जिला राजस्थान के साथ सर्वाधिक सीमा लगाता है, तो हो जाएगा बहावलनगर, जो है सर्वाधिक सीमा लगाता है राजस्थान के साथ। और जो न्यूनतम सीमा जिसकी लगती है वो कौन सा हो जाएगा? अमरकोट हो जाएगा। तो ये बात अपने को याद रखनी है। और जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा है इसकी शुरुआत कहाँ से होती है? इसकी शुरुआत होती है हिंदू मलकोट गंगानगर से ये स्टार्ट होती है और बरवासर गांव बाड़मेर तक ये चलती है, जो कि लगभग 1070 किलोमीटर लंबी सीमा की 70 किलोमीटर लंबी जो सीमा है उसका निर्माण होता है। तो ये आज हमने थोड़ा बेसिक देखा, सिलेबस के बारे में चर्चा करी। नेक्स्ट आगे हम 1 से 2-2.5 महीने में किस हिसाब से क्लासें रहेंगी, कितना टाइम होगा, वो सब चीज़ें अपन ने डिस्कस करी। हम तीनों ज्योग्राफी को यहाँ पे कंप्लीट करेंगे। कौन कौन सी? विश्व की ज्योग्राफी, भारत की ज्योग्राफी और राजस्थान की ज्योग्राफी। और जो तीनों का जो समय सीमा का हमें जो निर्धारण किया गया वो कितना रहेगा, लगभग हम मान के चलें 50 घंटे के आसपास हम राजस्थान की ज्योग्राफी रखेंगे। 40 घंटे के आसपास हम मान के चलें तो भारत की ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे। और लगभग 20 घंटे के आसपास हम वर्ल्ड ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे, जो कि सभी एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट रहेगा। और जो नवीनतम जिलों के आधार पर ही हम लेके चलेंगे, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। और नेक्स्ट क्लास में हम राजस्थान के सामान्य परिचय को ख़त्म करेंगे, जिसमें सीमाओं का अध्ययन अध्ययन करेंगे, आगे देखेंगे। उसके बाद में जिला और संभागीय व्यवस्था देखेंगे। उसको ख़त्म करने के बाद में हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे राजस्थान के भौतिक प्रदेश से। तो ठीक है, सभी को धन्यवाद। हम मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही। नमस्कार सभी को। जय हिंद, जय भारत।